वेलकम गाइस। आज हम इस एक सेशन में डिस्कस करेंगे इतने सारे कॉन्सेप्ट्स। डिटेल में जानेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है एग्जामिनेशन का, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसमें हम क्या मिस्टेक्स करते हैं और उन मिस्टेक्स को किस तरह से हम कम ओवर करें। और गाइस, मिसप्लेसमेंट जो मॉडिफायर्स की जाती है, यानी कि जो मॉडिफायर्स एडजेक्टिव्स होते हैं उनको हम गलत जगह यूज कर देते हैं। सो क्या राइट प्लेसमेंट होगी और किस तरह से उन मिस्टेक्स को कम ओवर किया जाए। साथ ही साथ जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है या पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इन दोनों टेंसेस में क्या प्रेसाइज डिफरेंसेस हैं, कब इन दोनों टेंसेस को हम प्रेसाइजली यूज करें। साथ ही साथ हम कब यूज करें लेस को, या इसकी पॉजिटिव डिग्री लिटिल को, या इसकी सुपरलेटिव डिग्री लीस्ट को। एंड क्या डिफरेंसेस होते हैं फ्यू में, जो कि फ्यूअर की पॉजिटिव डिग्री है, एंड फ्यूएस्ट में जो कि इसकी सुपरलेटिव डिग्री है। सो डिटेल में डिस्कस करेंगे लिटिल और फ्यू को कब हम यूज करते हैं सेंटेंसेस में और क्या इन दोनों में की डिफरेंसेस हैं। साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे जो इट्स इस तरह से लिखा जाता है अपोस्ट्रोफी एस के साथ, और विदाउट अपोस्ट्रोफी एस के साथ जो इट्स लिखा जाता है, इन दोनों में क्या की डिफरेंसेस हैं, कब हम इनको यूज करें और कब हम इनको इंटरचेंजेबली यूज नहीं कर सकते। और द लास्ट पॉइंट गाइज, मी और आई में क्या डिफरेंसेस हैं, कब हम आई को यूज करें, कब हम मी को यूज करें। सो इस एक वीडियो में, एक शॉर्ट में आपको कंप्लीट नॉलेज मिलेगी इन सारे कॉन्सेप्ट्स की। सो आई गारंटी यू गाइज, आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आप रिग्रेट नहीं करोगे कि आपने इस वीडियो को इतना टाइम क्यों दिया। आप खुद गाइज रियलाइज करोगे कि आपने जो इस वीडियो को इतना टाइम दिया है वो आपका वैल्यूएबल है। सो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विदाउट वेस्टिंग योर प्रेशियस टाइम। सबसे पहले हम लेस और फ्यूअर से स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सो फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट हम लर्न करेंगे, स्टार्ट करते हैं हम लेस और फ्यूअर से। क्या डिफरेंसेस हैं इन दोनों वर्ड्स में, कब हम किस को यूज करें। सो ये जो दो सेंटेंसेस हैं, देयर आर लेस स्टूडेंट्स इन द क्लास, एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज आई हैव फ्यू वाटर। सो एक सेंटेंस में हमने फ्यू लिख रखा है, दूसरे में हमने लेस को यूज कर रखा है। आप सोचें, थोड़ा विचार करें, इन दोनों सेंटेंसेस में ये जो वर्ड्स हमने लिख रखे हैं लेस और फ्यूअर, क्या ये सही है या गलत है। जब तक हम इन दोनों के कॉन्सेप्ट्स को लर्न करते हैं, कॉन्सेप्ट्स लर्न करने के बाद आप खुद ही आइडिया लगा लोगे कि क्या मिस्टेक्स है इन दोनों सेंटेंसेस में। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो जो गाइस लेस और फ्यूअर है, ये दोनों एडजेक्टिव्स हैं। ये दोनों एडजेक्टिव्स हैं। जो लेस है ये कंपैरेटिव डिग्री है। एडजेक्टिव्स में डिग्री ऑफ कंपैरिजन होते हैं। एडजेक्टिव्स हैज एडजेक्टिव में एक लेसन होता है, एक पॉइंट टॉपिक होता है डिग्री, जिसमें हम लर्न करते हैं सुपरलेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और पॉजिटिव डिग्री। सो ये जो वर्ड्स हमने यूज कर रखे हैं, लेस भी एक कंपैरेटिव डिग्री है, किसका, लिटिल का। लिटिल आपकी पॉजिटिव डिग्री है, लिटिल इज पॉजिटिव डिग्री। सो लिटिल आपकी पॉजिटिव डिग्री हो गई, और जो हमने यहां लेस को यूज कर रखा है ये आपकी कंपैरेटिव डिग्री है, और इसकी सुपरलेटिव डिग्री होती है गाइस लीस्ट। और सेम ऐसे ही जो हमने यहां फ्यूअर को यूज कर रखा है, फ्यूअर भी एक कंपैरेटिव डिग्री है, फ्यूअर भी एक कंपैरेटिव डिग्री है, और इसकी सुपरलेटिव डिग्री होती है फ्यूएस्ट, और इसकी गाइस पॉजिटिव डिग्री होती है फ्यू। सो इन वर्ड्स को हम यूज करते हैं किसी नाउन से पहले। अब कब हम यूज करें लिटिल को, कब हम यूज करें फ्यू को, या किसी भी उसकी डिग्री को, अब हम डिटेल में लर्न करते हैं। रूल हमारा कहता है कि यूज फ्यू या फ्यूअर या फ्यूएस्ट, जो भी हमारे काउंटेबल नाउन होते हैं उनसे पहले। सो काउंटेबल नाउन से पहले हम इन डिग्रीज को यूज करेंगे, या तो फ्यू, या तो फ्यूअर, या तो फ्यूएस्ट। वेयर एज जो हमने यहाँ लेस को यूज कर रखा है, इसको यूज करें हम अनकाउंटेबल नाउन से पहले, जिनको गिना ना जा सके। सो ये जो हमारी डिग्रीज हैं, लिटिल, लेस या फिर लीस्ट, इनको यूज करा जाता है ऐसे नाउन से पहले जिनको हम गिन नहीं सकते, जिनकी काउंटिंग स्टार्ट होना इम्पॉसिबल है। वेयर एज जो हमारा फ्यू है, फ्यूअर है, फ्यूएस्ट है, इनको हम यूज करते हैं जिनको हम गिन सकते हैं, जिनकी काउंटिंग स्टार्ट होना पॉसिबल है। सो थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं, नाउन क्या होते हैं गाइज। नाउन्स आर नेमिंग वर्ड्स। Nouns are
नेमिंग वर्ड्स, जो भी दुनिया में नाउन्स होते हैं, जो भी दुनिया में नेम्स होते हैं किसी पर्सन, प्लेस, थिंग का, या फिर किसी आइडिया का, किसी कॉन्सेप्ट के आइडिया का, सो उसको हम क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। कॉमन हो गए, कलेक्टिव नाउन हो गए, ये आपके काउंटेबल नाउन हो गए। कॉमन या फिर कलेक्टिव, ये कौन से नाउन हो गए? काउंटेबल नाउन हो गए। वेयर जो मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो अनकाउंटेबल नाउन है। सो मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले आप लिटल, लेस या फिर लीस्ट को यूज करें, और जो कॉमन कलेक्टिव नाउन है उनसे पहले आप फ्यू या फ्यूअर या फ्यूएस्ट को यूज करें। सो यही डिफरेंसेस है इन दोनों वर्ड्स में, जो कि हमने यहाँ लिख रखा है कि फ्यूअर को यूज करेंगे हम काउंटेबल नाउन से पहले, लेस को यूज करेंगे हम अनकाउंटेबल नाउन से पहले। आइए एग्जांपल्स के थ्रू इसको अंडरस्टैंड करते हैं। कक्षा में कम छात्र हैं, सो देयर आर फ्यूअर स्टूडेंट्स इन द क्लास। सो स्टूडेंट्स को हम गिन सकते हैं ना, एक स्टूडेंट, दो स्टूडेंट, तीन स्टूडेंट। सो यहाँ आप यूज कर रहे हैं फ्यूअर, जो कि एकदम करेक्ट है, बिकॉज फ्यूअर को यूज करा जाता है किसी काउंटेबल नाउन से पहले। और काउंटेबल नाउन कौन से होते हैं? या तो कॉमन या तो कलेक्टिव। सो ये स्टूडेंट कौन सा नाउन हो गया? कॉमन नाउन हो गया। एंड नेक्स्ट सेंटेंसेस, मेरे पास कम पैसे हैं, सो आई हैव लेस मनी। मनी कौन सा नाउन है गाइज? मनी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, इसकी काउंटिंग स्टार्ट होना इम्पॉसिबल है। सो देयरफॉर हमने इसके पहले लेस को यूज कर रखा है, जो कि करेक्ट है। एंड नेक्स्ट सेंटेंसेस, कम से बचे हैं, फ्यूअर एप्पल्स आर लेफ्ट। सो एप्पल्स को भी काउंट किया जा सकता है, एप्पल भी कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है, इसलिए हमने फ्यूअर को यूज कर रखा है, जो कि एक कंपैरेटिव डिग्री है। एंड नेक्स्ट सेंटेंसेस, हमें कम समय चाहिए। सो टाइम कौन सा नाउन है? टाइम इज अनकाउंटेबल नाउन। सो उससे पहले हमने लेस को यूज कर रखा है, जो कि एकदम करेक्ट है। सो आई होप गाइज आपको समझ आ गया होगा कि हम फ्यू या फ्यूअर या फ्यूएस्ट कब यूज करें? किसी काउंटेबल नाउन से पहले, या फिर लिटिल, लेस या लीस्ट कब यूज करें? किसी अनकाउंटेबल नाउन से पहले। अगर आपको समझ आया, सो ये जो हमने दो सेंटेंसेस यहाँ लिखे हैं, स्टार्टिंग जो हमने की थी 2 सेंटेंसेस से, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। जो ये हमने स्टूडेंट वर्ड लिख रखा है, इससे पहले हमने लेस को यूज कर रखा है। वोटर जो हमने लिख रखा है, इससे पहले हमने फ्यू को यूज कर रखा है। क्या ये करेक्ट है यहाँ या इनकरेक्ट है? आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, जब तक हम अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। सो गाइज, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को जानने से पहले अगेन हम 2 सेंटेंसेस से स्टार्टिंग करते हैं। वेरी फर्स्ट इज इट्स अ ब्यूटीफुल डे। नेक्स्ट इज द कैट इज मूविंग इट्स टेल। हम इसको करेक्ट करेंगे या फिर आप खुद करेक्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इन कॉन्सेप्ट्स को समझ लें। कब हम इट्स को यूज करें, कब हम इट्स विदाउट अपोस्ट्रोफी एस वाले को यूज करें, और क्या इन दोनों के मीनिंग्स होते हैं, आइए लर्न करते हैं। सो गाइज, जो ये हमने इट्स लिख रखा है, इसका मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन। किसका कॉन्ट्रैक्शन? या तो इट इज और इट हैज। जो हमने इट्स ऐसे लिखते हैं अपोस्ट्रोफी एस के साथ, इसका मतलब होता है या तो इट इज या तो इट हैज, जो कि कॉन्ट्रैक्शन है। ठीक है। और जो हम इसको इस तरह से लिखते हैं विदाउट अपोस्ट्रोफी इट्स, इसका मतलब होता है पजेसिव केस। ये एज अ पजेशन शो करने के लिए यूज करते हैं। यहां भी लिख रखा है विच इंडिकेट्स ओनरशिप और बिलोंगिंग। किसी थिंग या किसी एनिमल की अगर हम पजेशन शो करना चाहें, ओनरशिप शो करना चाहें, सो उस केस में हम इसको इस तरह से लिखते हैं विदाउट अपोस्ट्रोफी एस। वेयरएज जब हम इसको इस तरह से लिखें, सो इसका मतलब होता है या तो इट इज या तो इट हैज। आइए कुछ सेंटेंसेस से अंडरस्टैंड करते हैं। वेरी फर्स्ट सेंटेंस इज इट्स अ वेरी कोल्ड डे। सो इस सेंटेंस में गाइज, इसको हमने जो अपोस्ट्रोफी एस में लिख रखा है, इसका मतलब हो गया इट इज अ वेरी कोल्ड डे। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज कुत्ता अपनी हड्डी खा रहा है। सो कुत्ते की हम ओनरशिप दिखाना चाहते हैं, देयरफॉर हमने यूज कर रखा है विदाउट अपोस्ट्रोफी एस वाले को। द डॉग इज ईटिंग द बोन। द डॉग इज ईटिंग इट्स बोन। सो यहां ओनरशिप दिखाने के लिए हम विदाउट अपोस्ट्रोफी एस को यूज कर रखा है। एंड बारिश हो रही है, सो इट्स रेनिंग। इसका मतलब इट इज रेनिंग। बाहर ना जाएं भाई, इट इज रेनिंग। एंड नेक्स्ट सेंटेंस इज बिल्ली अपनी पूंछ हिला रही है। अगेन बिल्ली की ओनरशिप किस पर है? उसकी टेल पर है। देयरफॉर हमने विदाउट अपोस्ट्रोफी एस को यहां लिख रखा है इट्स करके। एंड द लास्ट सेंटेंस इज यह अच्छा विचार है। सो यह अच्छा विचार है, इट इज अ गुड आइडिया। इसका मतलब क्या हो गया? जो हमने अपोस्ट्रोफी एस में लिख रखा है, इट इज अ गुड
आइडिया। सो आई होप गाइज यू हैव अंडरस्टूड कि जो हम इसको इस तरह से लिखते हैं, इसके टू मीनिंग्स होते हैं, या तो इट इज या तो इट हैज। वेयर एज जो हम इसको इस तरह से लिखते हैं, इसको हम यूज करते हैं किसी थिंग या किसी पर्सन पे ओनरशिप शो करने के लिए। अब जो ही हमने दो सेंटेंसेस लिख रखे हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, क्या इस सेंटेंस में हम किसी ओनरशिप की बात कर रहे हैं, या हम इस सेंटेंस में इसको हम एज अ कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म हमें यूज करना चाहिए था। क्या करेक्शन होगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। जब तक हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट, मी वर्सेस आई। कहाँ हम मी को यूज करें, कहाँ हम आई को यूज करें, अब हम डिटेल में इस चीज को लर्न करते हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड रहते हैं इन दोनों के यूजेस में। आई का मतलब होता है मैं, मी का मतलब होता है मुझे, मी का मतलब होता है मुझे। सो आई आपका सब्जेक्टिव केस हो गया, और मी आपका एक ऑब्जेक्टिव केस हो गया। सो आप खुद ही आइडिया लगाए, हमने जो सेंटेंसेस यहां लिख रखे हैं, मी एंड रोहन वेंट टू द मार्केट। नेक्स्ट सेंटेंस इज शी डिस्ट्रीब्यूटेड द मैंगोज बिटवीन राहुल एंड आई। आप खुद ही कमेंट सेक्शन में कमेंट करें क्या करेक्शन होगा इन सेंटेंसेस में, जब तक हम अंडरस्टैंड करते हैं इनको डीपली। आइए, सो जो गाइज मी और आई है, हम आई को यूज करते हैं कैसा, एज अ सब्जेक्ट, जो मैं वहां मार्क कर चुका हूं पहले ही, और हम मी को यूज करते हैं एज एन ऑब्जेक्टिव केस की तरह, जो मैं पहले ही यहां आपको बता चुका हूं। आई का मतलब मैं होता है, मी का मतलब मुझे होता है। सो हम जब भी यूज करेंगे सेंटेंसेस में मी, इसका मतलब होगा ऑब्जेक्ट की तरह इसको यूज करा जाएगा, इसके ऊपर एक्शन हो रहा है। मुझे पढ़ाया था, मुझे बताया था, मुझे पिटवाया था, सो यानी कि एक्शन रिसीव कर रहा है कोई पर्सन, वही इस बात को कह रहा है मुझे मुझे मेरे ऊपर एक्शन किया गया था। लेकिन जब इसको हम आई यूज करेंगे, सो मतलब मैं काम करता हूं, मैं पढ़ाता हूं, मैं उसको पीटता हूं, मैं सब आप सबको ये बात बताता हूं। सो सब्जेक्ट का मतलब हो गया कर्ता, काम को करने वाला, यानी कि इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं डूअर। वेयर एज जो मी है, इसका मतलब होता है एक्शन को रिसीव करने वाला। ऑब्जेक्ट मीन्स एक्शन को रिसीव करने वाला, हम इसको बोलते हैं एक्शन रिसीवर, जिसको हिंदी में हम कर्म भी बोलते हैं। सो आइए सेंटेंसेस के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं। मैं और वह स्कूल गए। सो इस सेंटेंस में गाइज हमने ये जो आई को लिख रखा है, एक्शन कर रहा है, ये भी एक्शन कर रहा है। सो एक्शन कर रहा है, इट मीन्स ये कर्ता हो गया, यानी कि सब्जेक्टिव केस चाहिए भैया, हमने लिख भी रखा है सब्जेक्टिव केस। ही एंड आई वेंट टू स्कूल, जो कि करेक्ट है। नेक्स्ट सेंटेंसेस, उन्होंने मुझे बुलाया, दे कॉल्ड मी। सो एक्शन मुझ पर हुआ, उन्होंने किसे बुलाया, मुझे बुलाया, मैंने उस एक्शन को रिसीव किया। सो मी लिख रखा है, जो कि करेक्ट है। नेक्स्ट सेंटेंसेस, माय पेरेंट्स एंड आई वेंट ऑन वेकेशन। सो अगेन मैंने और मेरे पेरेंट्स ने जाने का काम किया एक साथ मिल करके। सो सेंटेंस में हमने आई को लिख रखा है, जो कि एक सब्जेक्टिव केस है, करेक्ट है। एंड द नेक्स्ट सेंटेंसेस, वह मेरे साथ आया, ही केम विथ मी। सो अगेन गाइस इस पॉइंट को भी समझना, जो विथ लिख रखा है हमने यहां, विथ एक प्रेपोजिशन है। विथ क्या है, प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के बाद हमेशा हम ऑब्जेक्टिव केस लिखते हैं। क्या लिखते हैं हम, ऑब्जेक्टिव केस, और आई का हमने मी ऑब्जेक्टिव केस लिख रखा है, इसलिए सेंटेंस आपका ये करेक्ट है। सो आई होप गाइज आपको मी और आई में डिफरेंसेस समझ आ गए होंगे। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, यहाँ जो हमने मी एंड रोहन वेंट टू द मार्केट, शी डिस्ट्रीब्यूटेड द मैंगोज बिटवीन राहुल एंड आई, क्या ये करेक्ट है। बिटवीन गाइज अगेन एक प्रेपोजिशन है, तो आप खुद ही अंडरस्टैंड करें, क्या हमने जो यहाँ आई लिख रखा है ये करेक्ट है, और यहाँ हमने मी लिख रखा है, क्या ये करेक्ट है। राहुल एक सब्जेक्टिव केस है, और उसको कनेक्ट कर रहे हैं हम कंजंक्शन एंड से, और किसको कनेक्ट करा जा रहा है, आप देखें ऑब्जेक्टिव केस को कनेक्ट करा जा रहा है इस राहुल सब्जेक्ट से। क्या ये सही है, आप खुद ही कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे आंसर दें, जब तक हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस सेशन गाइज, मिसप्लेस्ड मॉडिफायर्स। मॉडिफायर्स को मिसप्लेस्ड किया जाता है, जैसे कि मैं आपको स्टार्टिंग में भी अपने टॉक में बता चुका हूं कि हम मॉडिफायर्स को किस तरह से यूज करें।
सो मॉडिफायर की क्या मिसप्लेसमेंट होती है ये समझते हैं। शी ऑलमोस्ट ड्रॉप हर किड्स टू स्कूल एवरी डे। शी ओनली लव्स मी। अब इस सेंटेंस में हमने यहां लिख रखा है ओनली, जो कि एक मॉडिफायर है, ऑलमोस्ट भी एक मॉडिफायर है। सो अब इन दोनों सेंटेंसेस में हमने टू मॉडिफायर्स यूज कर रखे हैं, दोनों को हमने वर्ब से पहले यूज कर रखा है। ड्रॉप्स भी एक वर्ब है, सॉरी लव्स भी एक वर्ब है और ड्रॉप भी एक वर्ब है। इनको तो हम बाद में अंडरस्टैंड करेंगे कि क्या गलत है क्या सही है, बट अभी हम थोड़ा सा मॉडिफायर्स को अंडरस्टैंड करते हैं कि कब हम मॉडिफायर्स को यूज करें, क्या इनकी प्लेसमेंट होती है। सो गाइस, जो मॉडिफायर्स वर्ड्स होते हैं, जो एडजेक्टिव्स होते हैं, इनको हम यूज करते हैं प्लेस मॉडिफायर्स नेक्स्ट टू द वर्ड्स दे मॉडिफाई। इसका मतलब जो मॉडिफायर्स हम यूज करते हैं सेंटेंसेस में, जिन एडजेक्टिव्स को हम यूज करते हैं सेंटेंसेस में, जिस वर्ड को मॉडिफाई करने के लिए इनको यूज करा जाएगा, उन वर्ड से पहले इनको यूज करा जाए। इस लाइन का ये मतलब हो गया। सो आइए सेंटेंसेस से समझते हैं। मैंने लगभग हर दिन फिल्म देखी। सो मैंने लगभग हर दिन फिल्म देखी। सो लगभग किस पे स्ट्रेस करना चाहते हैं? एवरी डे। एवरी डे को हम मॉडिफाई करना चाहते हैं, सो इसलिए हमने एवरी डे से पहले ऑलमोस्ट को लिख रखा है, जो कि करेक्ट है। वह केवल मुझे पसंद करती है। शी लाइक्स ओनली मी। सो वो केवल मुझे पसंद करती है। भाई मैं इस बात पे स्ट्रेस देना चाहता हूँ, इस बात को मॉडिफाई करना चाहता हूँ, इसलिए हमने ओनली को मी से पहले लिख रखा है। मैंने स्कूल जाते समय एक कुत्ता देखा। आई सॉ अ डॉग। मैंने क्या देखा? एक कुत्ता देखा। एक कुत्ते को हम मॉडिफाई करना चाहते हैं, सो डॉग एक काउंटेबल नाउन है, उससे पहले हम ए को यूज करेंगे, बिकॉज जो भी काउंटेबल नाउन होते हैं उनसे पहले हम ए एन को यूज करते हैं। डॉग का जो स्टार्टिंग का वर्ड है कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए हम ए को यूज करेंगे। सो ए भी इस सेंटेंस में आपका एक मॉडिफायर है, जो कि हमने डॉग को मॉडिफाई करने के लिए यूज कर रखा है। कितने डॉग? एक डॉग। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज, उसने मुझे किताब दी जो लाल थी। उसने मुझे कौन सी किताब दी? जो लाल थी। ओहो, he gave me the book that was red. He gave me the book. उसने मुझे किताब दी। सो इसमें जो दा लिखा है हमने, डेफिनेट आर्टिकल है द, ये भी किसी को हम मॉडिफाई करने के लिए यूज करते हैं, तो इसमें हम इस बुक को मॉडिफाई करना चाहते हैं, देयरफॉर हमने दा को इस नाउन से पहले प्लेस कर रखा है। सो आई होप गाइज आपको समझ आ गया होगा जो मॉडिफायर्स की प्लेसमेंट होती है। हम इनको प्लेस करते हैं उस वर्ड से पहले जिस वर्ड को हम सेंटेंसेस में मॉडिफाई करना चाहें। जिस वर्ड को हम सेंटेंसेस में मॉडिफाई करना चाहें उनसे पहले इनकी प्लेसमेंट की जाती है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब गाइज आप मुझे खुद सेंटेंसेस में, इन दोनों सेंटेंसेस में बताएं क्या मिस्टेक्स है। वेरी फर्स्ट सेंटेंस, शी ऑलमोस्ट ड्रॉप हर किड्स टू द स्कूल एवरी डे। सो हम किस बात पे स्ट्रेस करना चाहते हैं, किस बात को मॉडिफाई करना चाहते हैं? ऑब्वियस है कि हम इस हर दिन को यानी कि एवरी डे को मॉडिफाई करना चाहते हैं। सो इसकी प्लेसमेंट जो हमने यहाँ कर रखी है वो गलत है। स्कूल के बात करें यानी कि एवरी डे से पहले करें। शी ड्रॉप हर किड्स टू स्कूल ऑलमोस्ट एवरी डे, ये करेक्शन होगा इस सेंटेंस में। एंड नेक्स्ट सेंटेंस इज, शी ओनली लव्स मी, ये इनकरेक्ट हो गया। मॉडिफाई हम किस वर्ड को करना चाहते हैं? इस मी को। सो इस ओनली को यहां करें। शी लव्स ओनली मी, वो सिर्फ मुझे प्यार करती है। वो सिर्फ किसको प्यार करती है? मुझे प्यार करती है। सो आई मतलब मुझे को मैं मॉडिफाई करना चाहता हूं, इसलिए हम ओनली को यहां लिखेंगे। सो आई होप गाइज आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। एंड द सेकेंड लास्ट इज प्रेजेंट परफेक्ट वर्सेस पास्ट इंडेफिनिट। कब हम प्रेजेंट परफेक्ट को यूज करें, कब हम पास्ट इंडेफिनिट को यूज करें, और क्या मिस्टेक्स होती हैं, इसको भी हम अंडरस्टैंड करते हैं। सो यहाँ लिख रखा है, डोंट यूज प्रेजेंट परफेक्ट विथ स्पेसिफिक पास्ट टाइम रेफरेंसेस, यानी कि हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज ना करें अगर हमें पास्ट का टाइम का रेफरेंसेस दे रखा है तो। फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने उसे कल देखा। सो इस सेंटेंस में कल एक पास्ट का टाइम है, हमारे पास पास्ट का रेफरेंस है। आई हैव सीन हिम यस्टरडे, और इस सेंटेंस को हमने प्रेजेंट परफेक्ट के स्ट्रक्चर से बना रखा है। प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट हैव या हैज, उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। सो यहां हमने लिख रखा है आई हैव सीन हिम यस्टरडे। यस्टरडे पास्ट का टाइम हो गया।
सो पास्ट के टाइम के लिए हम कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज नहीं करेंगे, बिकॉज टेंस इज इक्वल टू टाइम। अगर आपका टाइम पास्ट है सो हम प्रेजेंट टेंस कैसे यूज कर सकते हैं, लॉजिक बनता ही नहीं है इसको यूज करने का। अगर आपने किसी पास्ट टाइम को मेंशन करना है सो पास्ट टेंस यूज करें, अगर आपने फ्यूचर टाइम को यूज करना है सो फ्यूचर टेंस यूज करें। यानी कि जिस टाइम को आप बताना चाहें सेंटेंसेस में उसी टेंस को यूज करें। प्रेजेंट टाइम के लिए हम प्रेजेंट टेंस को यूज करें, पास्ट टाइम के लिए हम पास्ट टेंस को यूज करें, और फ्यूचर टाइम की बात करने के लिए हम फ्यूचर टेंस को यूज करेंगे विल को यूज करके। सो ये इनकरेक्ट हो गया, बिकॉज इस सेंटेंस में हमारा जो स्ट्रेस पॉइंट है वो यस्टरडे है। मैंने उसे कब देखा, कल देखा। सो कल पे मैं स्ट्रेस करना चाहता हूं। सो जब भी हम फोकस करना चाहें, फोकस ऑन पास्ट टाइम। सो जब भी हम फोकस करना चाहें पास्ट के टाइम पर, सो हम यूज करते हैं पास्ट सिंपल टेंस। सो हम यूज करते हैं पास्ट सिंपल टेंस, जिसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट वर्ब के सेकंड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। इसको कब हम यूज करेंगे, जब हम स्ट्रेस करना चाहते हैं किसी पास्ट के टाइम पर, सो हम इस स्ट्रक्चर को यूज करेंगे, जो कि हमने कर भी रखा आई सा हिम यस्टरडे। सो आई सब्जेक्ट हो गया, सी की सेकंड फॉर्म सा हो गई, और हिम आपका ऑब्जेक्ट हो गया, और ये पास्ट का टाइम हो गया। सो यही डिफरेंसेस है गाइस। जब भी हम स्ट्रेस करना चाहें पास्ट के टाइम पर, सो हम यूज करें पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और जब भी हम स्ट्रेस करना चाहें, फोकस करना चाहें, जब भी हमारा फोकस पॉइंट हो एक्शन, जब भी हमारा फोकस पॉइंट हो एक्शन या फिर प्रेजेंट टाइम, तो हम यूज करते हैं इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। फॉर एन एग्जाम्पल, शी हैज कम। सो अब हमारा फोकस क्या है, पास्ट का टाइम नहीं है, हमारा फोकस है इस कम पर, वह आ चुकी है, उसके आने पे फोकस है। सो आप हिंदी पे बिल्कुल भी ना जाएं, बिकॉज हिंदी में हमें काफ़ी कंफ्यूज करा जाता है कि हिंदी के वाक्य के अंत में है आ जाए, सो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज़ करें, बट यहाँ भी तो है आया, तो हमने प्रेजेंट परफेक्ट को गलत क्यों करा, बिकॉज हमें टाइम को समझना है। टेंस इज इक्वल टू टाइम। अगर आपको ये अंडरस्टैंड हो गया, सो आप इस सेंटेंसेज में मिस्टेक्स आइडेंटिफाई कर पाओगे, और सेंटेंसेस को अच्छे तरीके से कहीं एग्जाम में लिख भी पाओगे और स्पीक भी कर पाओगे। सो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। मैंने 2 दिन पहले यह फिल्म देखी। सो 2 दिन पहले अगेन पास्ट का टाइम है, बट हमने टेंस कौन सा यूज कर रखा है, आई हैव वॉच्ड दिस मूवी 2 days ago, प्रेजेंट परफेक्ट, जो कि गलत हो गया। करेक्शन इज आई वॉच्ड दिस मूवी 2 days ago। सो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को यूज करा जाएगा। एंड नेक्स्ट सेंटेंस इज उन्होंने सुबह खाना खाया, दे हैव ईटन इन द मॉर्निंग। सो मॉर्निंग भी एक कौन सा टाइम हो गया, पास्ट जो बीत चुका है, अब तो मॉर्निंग नहीं है, इसी बात इसलिए हम इसको ऐसे बोल रहे हैं कि उन्होंने सुबह खाना खाया, यानी कि अब सुबह नहीं है। सो इसको भी अगर करेक्ट हम करेंगे, सो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को यूज करेंगे, दे एट इन द मॉर्निंग। सो आई होप गाइस आपको समझ आ गया होगा कि अगर हम रिजल्ट या फिर इफेक्ट प्रेजेंट में दिखाना चाहें, सो हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगर हम फोकस करना चाहें पास्ट के टाइम पर, सो हम यूज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और अगर टेंस को अच्छे से आपने अंडरस्टैंड करना है, सो टेंस की भी प्लेलिस्ट है, आप जाकर के वॉच करें, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कब यूज करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस कब यूज करते हैं। आइए आज के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हमारा लास्ट है इंपॉर्टेंट, उसको अंडरस्टैंड करते हैं। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट गाइस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। यहाँ से क्वेश्चंस तो भर भर के एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका यूपीएससी का एग्जाम है, चाहे वो आपका एसएससी का हो, बैंकिंग का हो, सीजीएल का हो, या सीएचएल का हो, या फिर एमटीएस का हो, कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं भर भर के। सो गाइस फर्स्ट यूज समझते हैं हम इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होते हैं, जैसे कि आपका एवरीवन हो गया, समवन हो गया, समबडी हो गया, एनीवन हो गया, एनीबडी हो गया, नो वन हो गया, नोबडी हो गया। ये आपके सारे इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गए, जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं सारे ये। चाहे आप एवरीवन बोलने में आपको सब लग रहे हैं, लेकिन वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हर एक को, हर प्रति व्यक्ति को। सेम ऐसे ही अगर हम बात करें एनीबडी, एनीबडी मतलब कोई भी एक,
somebody मतलब कोई, someone मतलब कोई, या फिर anybody मतलब कोई भी एक, no one मतलब कोई भी नहीं, कोई भी एक पर्सन भी नहीं, nobody मतलब अगेन कोई भी नहीं। सो यानी कि ये जो इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं गाइस, ये सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं और इनके साथ हमेशा हम वर्ब की सिंगुलर फॉर्म ही यूज करते हैं। वर्ब की सिंगुलर फॉर्म्स यूज करी जाती हैं इन सब्जेक्ट से पहले। आइए अब सेंटेंसेस से समझते हैं क्या मिस्टेक्स करते हैं हम इनको यूज करते वक्त। एवरीबडी नो द आंसर। सो इस सेंटेंस में मिस्टेक है बिकॉज एवरीबडी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रति एक व्यक्ति को, मतलब किसी एक की बात कर रहे हैं। सो यहां हमने नो लिख रखा है जो कि बेस फॉर्म है, बट बेस फॉर्म तो हम यूज नहीं करते। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कौन सी फॉर्म यूज की जाती है? वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। सो नो की वर्ब की फिफ्थ फॉर्म क्या होती है? नोज। नो की फिफ्थ फॉर्म क्या होगी? नोज होगी। एवरीबडी नोज द आंसर, दिस इज द करेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज समबडी वर देयर। सो अगेन समबडी किसी एक को रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई तो वहां था। सो यहां हमने वर को यूज कर रखा है, वर को यूज करते हैं एक से ज्यादा के लिए, यहां हम यूज करेंगे वॉज को। somebody was there, this is correct, this is incorrect. And the next sentence is does anybody have a matchbox? Does anybody, sorry ऊपर वाला, हाँ, do anybody have a matchbox? So गलत हो गया गाइस, बिकॉज डू को यूज करा जाता है प्लोरल सब्जेक्ट के साथ, बट ये जो होते हैं हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन, ये तो हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। सो इनके साथ यूज करें हम डज। डज एनीबडी हैव अ मैच बॉक्स? दिस सेंटेंस इज करेक्ट और दिस वन इज इनकरेक्ट। सो आई होप गाइज आपको समझ आ गया होगा कि इंडेफिनिट जो प्रोनाउन होते हैं, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर लेना चाहें तो। से ये जो भी इंडेफिनिट प्रोनाउन है इनके साथ आप यूज करें वर्ब की सिंगुलर फॉर्म। आइए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। सो गाइज नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या आता है? जब सब्जेक्ट्स ज्वाइन करते हैं बाय एंड, जब सब्जेक्ट्स को एंड से ज्वाइन करा जाए, सो हम उस सिचुएशन में किस फॉर्म को यूज करें वर्ब की? आइए समझते हैं। वेरी फर्स्ट सेंटेंस इज रीना एंड रवि इज माय बेस्ट फ्रेंड। सो रीना एक सब्जेक्ट हो गया एंड रवि एक सब्जेक्ट हो गया। इन दोनों सब्जेक्ट को हमने एंड से जोड़ा जो कि कंजंक्शन है। एंड का मतलब हिंदी में होता है और। सो रीना एंड रवि इज माय बेस्ट फ्रेंड, ये इनकरेक्ट हो गया बिकॉज एक और एक मिला करके दो होते हैं। दो के साथ तो हम आर को यूज करेंगे, यहां तो हमने इज को यूज कर रखा है, इसलिए सेंटेंस इनकरेक्ट है। करेक्ट इज रीना एंड रवि आर माय बेस्ट फ्रेंड्स। उसके बाद है थर्ड यूज, सब्जेक्ट्स ज्वाइंड बाय और नॉर। जब सब्जेक्ट्स को ज्वाइन करा जाए और या फिर नॉर से, सो उस सिचुएशन में हम कौन सी वर्ब की फॉर्म यूज करेंगे? आइए समझते हैं। वेरी फर्स्ट सेंटेंस इज नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स वाज लेट। ये इनकरेक्ट हो गया। क्यों इनकरेक्ट हो गया? बिकॉज जब भी हम नॉर या फिर और को यूज करें सेंटेंसेस में सब्जेक्ट्स को ज्वाइन करने के लिए, सो जो सबसे फर्स्ट सब्जेक्ट लिखा जाता है, जो हमारी वर्ब यूज करते हैं, जो भी वर्ब होगी उसके जो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा उसके हिसाब से हम उस वर्ब को यूज करेंगे। यहां भी समझा रखा है, व्हेन सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड बाय नाइदर नॉर द वर्ब एग्रीज विद द सब्जेक्ट क्लोजेस्ट टू इट। सो जो भी सब्जेक्ट सबसे वर्ब के पहले लिखा होगा उस सब्जेक्ट के हिसाब से उस वर्ब को पुट करा जाएगा। यहां हमने वॉज यूज कर रखा है जो कि सब्जेक्ट हमारा इसके क्लोज कौन सा है? स्टूडेंट्स है। स्टूडेंट एक प्लूरल सब्जेक्ट है, सो वॉज को यूज ना करके हम वर को यूज करेंगे। सो ये करेक्शन हो गया इस सेंटेंस का। आइए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को गो थ्रू करते हैं। सो गाइज नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि कलेक्टिव नाउन्स जो होते हैं एज अ सिंगुलर काउंट किए जाते हैं, यानी कि उनको जब ट्रीट किया जाता है सेंटेंसेस में कलेक्टिव नाउन्स को, अगर एक कलेक्टिव नाउन है सो उनको आप सिंगुलर ट्रीट करें। सो जब सिंगुलर ट्रीट करेंगे सो उनके साथ वर्ब भी हम कौन सी यूज करेंगे? सिंगुलर यूज करेंगे। सो आइए सेंटेंसेस में देखते हैं क्या मिस्टेक्स हैं। द टीम आर विनिंग द मैच, गलत हो गया। आपको टीम वर्ड सुन करके लग रहा होगा टीम में तो बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं, सचिन है, तेंदुलकर है, सहवाग है, धोनी है, ये है, विराट है, वो है, तो हम आर को क्यों नहीं यूज करें? लेकिन जो ये कलेक्टिव नाउन है ये टीम हो गया। टीम यानी कि एक टीम की हम बात कर रहे हैं, उसमें बेशक प्लेयर ज्यादा हो सकते हैं लेकिन टीम तो एक ही है ना।
सो अब इज को यूज करें, दिस वन इज करेक्ट। सो यहाँ भी लिख रखा है टीम इज अ कलेक्टिव नाउन एंड यूजुअली टेक्स अ सिंगुलर वर्ब एंड नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज देयर प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट। जब भी हम देयर के साथ वर्ब को लिखते हैं उसके बाद जो सब्जेक्ट लिखते हैं, सो उस सिचुएशन में हम सिंगुलर वर्ब की फॉर्म लिखें या प्लूरल वर्ब की फॉर्म लिखें, ये समझते हैं। सो सेंटेंसेस देयर इज मैनी प्रॉब्लम्स इन द सिस्टम। सो अगेन हम जो वर्ब यूज करेंगे ये इस देयर को देख के नहीं करेंगे, हम वो सब्जेक्ट जो है हमारे पास, जो किसकी बात कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं, इसके हिसाब से वर्ब को यूज करा जाएगा। सो यानी कि जब भी हम सेंटेंसेस में जिस सब्जेक्ट की बात करें उस सब्जेक्ट के हिसाब से गाइस हम वर्ब को पुट करेंगे, ना कि इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के हिसाब से। ये हमारा देयर सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट हमारा प्रॉब्लम्स है। सो द करेक्शन इज देयर आर मैनी प्रॉब्लम्स। और यहाँ आप देख ही रहे हैं हमने मॉडिफायर भी यूज कर रखा है मैनी। मैनी हम यूज करते हैं काउंटेबल नाउन से पहले, और काउंटेबल कौन से हों, यानी कि जब भी हम एक से ज़्यादा की बात करें, मोर देन वन, सो हम मैनी वर्ड को यूज़ करेंगे। जब मोर देन वन है सो हम इज को यूज़ कर रहे हैं, ये तो इनकरेक्ट है। सो इस तरह से आप इन मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकते हैं और अपने एग्जाम्स में मार्क्स अच्छे स्कोर कर सकते हैं। सो द लास्ट यूज इज अनकाउंटेबल नाउन। सो जो गाइज अनकाउंटेबल नाउन होते हैं अगेन उनके साथ हम वर्ब के सिंगुलर फॉर्म को यूज करते हैं, बट यहाँ हमने क्या यूज कर रखा है, आर, जो कि इनकरेक्ट है, इज यूज करेंगे बिकॉज उनको हम काउंट नहीं कर सकते, उनका हम अमाउंट या फिर उनकी हम इंटेंसिटी बता सकते हैं। इन्फॉर्मेशन इज अनकाउंटेबल नाउन एंड सिंगुलर। इन्फॉर्मेशन क्या होती है, अनकाउंटेबल नाउन होता है, उसको हम काउंट नहीं कर सकते, इसलिए हम उसके साथ सिंगुलर वर्ब की फॉर्म को यूज करें। और द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज ईच और एवरी होते हैं अगेन गाइज, ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए इनको यूज करा जाता है। सो इनके बाद जो भी वर्ब यूज करेंगे हम इनके लिए, उन वो वर्ब भी हमारी क्या होंगे, सिंगुलर ही होंगे। फॉर एन एग्जाम्पल ईच ऑफ द बॉयज। अब आपको लगा होगा कि हम बॉयज की बात कर रहे हैं, नहीं, हम प्रति एक बॉय की बात कर रहे हैं। चाहे आपका ईच हो गया, एवरी हो गया, इनके बाद हम जो ऑफ लगा करके सब्जेक्ट यूज करेंगे वो तो हमारा प्लूरल होगा, लेकिन हम उन सब की बात ना करके हम ईच यानी कि एवरी स्टूडेंट, एवरी बॉय, एवरी गर्ल की बात कर रहे हैं। सो एवरी मतलब एक की बात कर रहे हैं, तो हम हैव को यूज क्यों करेंगे, हम हैज को यूज करेंगे, बिकॉज एक के लिए तो हम हैज को यूज करते हैं। बिकॉज इस सेंटेंस का मतलब है ईच ऑफ द बॉयज हैज अ बुक। हर प्रति स्टूडेंट, प्रति बॉय के पास बुक है, हर स्टूडेंट यानी हर बॉय के पास क्या है, बुक है। सो जब भी आप इन वर्ड्स को देखें और उन वर्ड्स के बाद ये ऑफ को यूज देखें, तो ऑफ का मतलब होता है ऑफ का मतलब होता है सम या फिर जो भी हमने उससे पहले वर्ड यूज कर रखा होगा, वन आउट ऑफ ऑल। सो इसका मतलब क्या हो गया, वन आउट ऑफ ऑल। हर एक प्रति की बात कर रहे हैं, प्रति एक व्यक्ति, प्रति एक स्टूडेंट, प्रति एक बॉय के पास क्या है, बुक है। सो जब भी आप ऐसे वर्ड्स लेके देखें, सो उसके बाद बेशक आप प्लूरल सब्जेक्ट ही यूज करे जाते हैं, लेकिन हम बात करते हैं एक की, सो इसलिए हम सिंगुलर वर्ब की फॉर्म को यूज करेंगे। उसके बाद गाइज लास्ट है हमारे पास पॉइंट, टाइटल्स ऑफ द नेम। जो टाइटल्स होते हैं नेम, किसी बुक के दिए जाते हैं या किसी प्लेस को टाइटल दे दिया जाता है, तो टाइटल बेशक आपको देखने में प्लूरल लगे, लेकिन उनके साथ हम वर्ब के सिंगुलर फॉर्म को यूज करते हैं, प्लूरल को यूज नहीं करते। द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया आर अ ग्रेट बुक। सो किसी बुक का ही टाइटल है, एक बुक है, सो हमने यहाँ आर को क्यों यूज कर रखा है, गलत हो गया, इसके साथ हम इसको यूज करेंगे। सो आई होप गाइज आपको समझ आ गया होगा, और अगर गाइज आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि फ्यूचर में जो भी हम वीडियोस को अपलोड करें उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, टेक केयर, बाय।